वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज की शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ। थॉट है स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग। जब लोग सो रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब लोग आवारगी करते हैं और तैयारी कर रहे हैं, जब लोग खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं खेलेंगे, आप भी खेलेंगे, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग। देखिए, लोगों का बधाई का तांता शुरू हो जाएगा, लेकिन आप नया ड्रीम देखना शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है ठहरने का। बहुत छोटी सी जिंदगी है, आप अगली योजना में हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का, वो ये है कि 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में अभी इवैल्यूएशन के बारे में कि वो क्या स्कीम होगा, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अभी ब्रीफ किया है। अभी 20-25 मिनट की पहले की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए श्री वेणुगोपाल जी ने कहा कि 5 पेपर में से, जो जैसे आपका 10th है या 11th है, तो 5 पेपर जो होंगे उनमें से बेस्ट थ्री के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर उनका क्या तकरीबन 30%, कितना तकरीबन क्या 30% जो है वो वेटेज के रूप में यूज होगा। 11th का भी 30% और 12th का 40%। ये कंपाइल करके रिजल्ट डेवलप किए जाएंगे 12th क्लास के। ठीक है, तो आप देखिए, ये लाइव था। ब्रेकिंग न्यूज लाइव। सीबीएसई सबमिट्स क्लास 12th असेसमेंट फॉर्मूला इन एससी। स्टे ट्यून्ड फॉर ब्रेक। छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। ये आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। अ रिजल्ट कमेटी विल बी देयर फॉर ईच ऑफ द स्कूल, सो रूल आउट द एडवांटेज टू स्टूडेंट्स इन सम स्कूल। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, रिजल्ट कमेटी, जिससे कि जो अलग अलग स्कूलों में होता है कि वो लोग अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स देने के लिए, उन्हें ज़्यादा मार्क्स देने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कहीं ऐसा एडवांटेज तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो हमारे हैं के वेणुगोपाल जी, उन्होंने इस बारे में बताया। फॉर क्लास 12 द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द यूनिट टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो अभी देखिए फाइनल तो नहीं हुए, लेकिन क्या हुए हैं? यूनिट हुए हैं, टर्म एग्जाम हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद आता है आपका फॉर क्लास 10 एंड 11 द मार्क्स इन द बेस्ट ऑफ 3। देखिए 10 और 11 दोनों के पता है आपको रिजल्ट आ चुके हैं, तो बेस्ट ऑफ 3 यानी 5 पेपर में से जो बेस्ट होंगे उसके बेसिस पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फॉर इवेलुएटिंग अ स्टूडेंट हिज मार्क्स इन बेस्ट ऑफ 3 पेपर्स फॉर क्लास 10 would be given 30% weightage, for class 11 weightage would be 30% and class 12 weightage is 40%। मैं पहले ही बता चुका हूँ। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल places a scheme for CBSE which said the performance of the student in class 10, 11 and 12 examination will be considered. CBSE, CISE place before SC the evaluation criteria for awarding the grade मार्क्स टू द क्लास 12th एग्जाम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बच्चे बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला रखा जाएगा, ये ब्रीफ किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्युलर ऑपरेटर ऑफ इंडिया, जिसे हम COAI कहते हैं, उसके 2021-22 जो टर्म है, ये कार्यकाल के लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए? वो अजय पुरी। अजय पुरी कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं? वो भारतीय एयरटेल के हैं, भारतीय एयरटेल के अजय पुरी, जिन्हें COAI का अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त किया गया। और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम, उन्हें जो प्रमोद कुमार मित्तल हैं, दोबारा से वाइस चेयरमैन चुना गया है। अब अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट की, तो इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? मिस्टर SP कोचर हैं। देखिए, आप समझ सकते होंगे जो स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो कुछ भी है, निगरानी होती है टेलीकॉम रिलेटेड, वो सब ये इंस्टीट्यूशन देखता है। और ये इसकी स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो उसमें है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन छूट गया था, 15 जून का ये क्वेश्चन है, 15 जून को मनाया जाता है। और आपको मैं बताऊं कि होता क्या है आजकल, देखिए न्यूक्लियर फैमिली का युग चलने लगा है, अब जॉइंट फैमिली कम होती जा रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स का ध्यान रखना उतना ज़्यादा लोग उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उनके साथ तो दुर्व्यवहार होता है। और ऐसे में ये दिन मनाया जाता है जिससे लोगों में जागरूकता है। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में इसे मनाया जाता है 15 जून को। ठीक है,
इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, बिलीव व्हाट लाइफ इन क्रिकेट टॉट मी, किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये एक बुक है जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है आपकी सुरेश रैना की, बिल्कुल। और सुरेश रैना जो हैं, इनके ऊपर ये बुक लिखी गई कि उन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ें सीखी हैं वो कैसे कैसे सीखी और क्रिकेट का उसमें क्या योगदान रहा। और इसके राइटर जो हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है उसका नाम क्या है? भरत सुदर्शन। अब अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में किस मंदिर परिसर में एक्सकेवेशन या उत्खनन के दौरान 18 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये श्री शैलम मंदिर है जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो श्री शैलम मंदिर परिसर में उत्खनन के दौरान 18 ताम्रपत्र प्राप्त हुए जिनका समय 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 सेट मिले हैं शिलालेखों के, और इसके बारे में आप देख सकते हैं, द 6 सेट्स ऑफ copper plates unearthed at Sri Shailam temple in a rare discovery. The latest find of the 21 copper plates would add to the historic links the temple had with the विजयनगर एम्पायर। आपको पता ही होगा विजयनगर एम्पायर बहुत ही रिच एम्पायर रहा है ये कृष्णदेव राय के समय में। और आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 6 कॉपर प्लेट सेट्स 4 sets are written in the Sanskrit language and Nandi Nagari script and 2 plates are in Telugu language and script। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, और कुरनूल में अब के बारे में ये दिया है इन्होंने, इन अ मेजर हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस टू द टेम्पल डेवलपमेंट श्री शैलम अथॉरिटीज़ हैव unearthed 21 copper plates dating back to the 16th of century or earlier. During excavations at Ghanta Matham on Sunday, K.S. Ramarao, the executive officer of the Sri Brahmarambha Mallikarjun Swami temple, said the plates were found containing Nandi Nagari script in Sanskrit and a few were also in Telugu or Kannada language. Chinna Reddy, Dean of Archaeology at the Telugu University campus in Srisailam, who was also Director of Archaeology and Museum, said just found 6 sets of the copper plates जिसमें से 18 बची हैं, 18 leaves during the course of renovation। तो ये आप देख सकते हैं वही न्यूज़ है, सेम मैं बता चुका हूँ, तो ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है पायरोस्ट्रिया लालजी क्या है और उसका संबंध किस चीज़ से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कॉफ़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है, पायरोस्ट्रिया लालजी is new to science and also the first record to the genus Pyrostria in India. A 15-meter tall tree that belongs to the genus of coffee family has recently been discovered from the Andaman Island। देखिए अंडमान आइलैंड से पाया गया 15 मीटर का एक पौधा है, ये जेनस जो है पहली बार देखा गया है इस टेरिटरी के अंदर। और जो आपका एक टीम है रिसर्चर्स की उसने इसे खोजा है इंडिया में एंड द फिलीपींस। The new species Pyrostria lalji is also the first record of the genus Pyrostria in India. The researchers said plants belonging to the genus Pyrostria are usually found in Madagascar। ये मेडागास्कर में पाया जाता है, अफ्रीका के पास ही मेडागास्कर पड़ता है, आपने देखा हो तो एक बहुत बड़ा वो है आपका आइलैंड। But recently discovered species is new to science. The tree is distinguished by a long stem with a whitish coating on the trunk and oblong obovate leaves with a cuneate base and was first reported from South Andaman Vandoor forest. The other places in Andaman and Nicobar Island where the tree could be located are the Tirur forest near the Jarvara Reserve forest and चिड़िया टापू मुंडा पहाड़ फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। पायरोस्ट्रिया लालजी हैज़ बीन असेस्ड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN आपने पढ़ा होगा, तो IUCN की जो रेड लिस्ट में अगर पूछा जाए कि जो पायरोस्ट्रिया लालजी है वो किस कैटेगरी में आता है IUCN की, तो आप कहेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्लापट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य से संबंध रखता है और चर्चा में क्यों है? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है, और यहाँ पर जो थुआमुल रामपुर ब्लॉक है उसमें कालाहांडी जिले के अंदर पड़ने वाला थुआमुल रामपुर ब्लॉक में ये पड़ता है। और चर्चा का कारण क्या है कि जो वहाँ का
रानी बहल या रानी बहल वन क्षेत्र है, वहाँ पर एक वयस्क हाथी का क्षत विक्षत अवस्था में एक शव मिला। देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए शव मिलना एक खबर नहीं है, शव क्षत विक्षत हालत में होना एक खबर है कि लोगों ने उसे जानबूझ करके मारा है या क्या हुआ है, किस रीज़न से, किस मोटिव से ये हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, जो तुलु भाषा है, तुलु भाषा किस भाषा समूह से संबंध रखती है? तो मैं आपको बता दूं, ये द्राविडियन लैंग्वेज है और द्रविड़ भाषा समूह से बिलोंग करती है। यह भाषा भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये कहा जाता है कि भारत में ये आपकी केरल और कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाने वाली भाषा है, जो केरल के तो कासरगोड ज़िले में तथा कर्नाटक में जो तटीय ज़िले हैं आपके दक्षिणी कन्नड़, और दूसरा ज़िला आपका पड़ता है, एक और ज़िला है वो इसमें लिखना शायद भूल गया हूँ, और 2 ज़िलों में है ये वहाँ पर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में जो तुलु भाषी लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 18,46,427 है, और वो इतने लोग उसको प्रयोग करते हैं। और इसको जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा के रूप में इसे शामिल करने के लिए भी जो केरल के आपके लोग हैं और जो आपके कर्नाटक के लोग हैं उन लोगों ने प्रयास किया है। ठीक है, कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मैं आपको बता दूं, ये रखी गई है, लिखना शायद भूल गए हैं, ये आप लिख लें, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी हैं, वो कौन है? वो हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न आता है, उमलिंग ला दर्रा किस राज्य शासित प्रदेश से बिलोंग करता है, केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करता है? तो ये लद्दाख में है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कंचन उगुर संधि से उमलिंग ला, ये बहुत अच्छा नहीं लिखा गया। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ खास नहीं है। अभी क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी ने क्या किया, पहली जो मोटरसाइकिल है, एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को शुरू किया या उसको झंडा दिखाया। ठीक है, तो ये है इस योजना में जो हुआ है, और इसीलिए ये जो दर्रा है, ये दर्रा जो है अभी जो खबर में आया, उसमें खबर में आने का कारण क्या है? ये खबर में आने का कारण ये है कि क्योंकि अभी राजनाथ सिंह जी ने यहाँ से जो आपकी महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहते हैं, उसको झंडा दिखाया है, जिससे कि वो आपकी इसे चला सकें, जो मोटरसाइकिल अभियान है उसको चला सकें। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न आता है, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो विष्णुपद सेठी ने लिखी है। और वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित करने का निर्णय लेने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका राजस्थान राज्य। छात्रों को वैदिक शिक्षा के माध्यम से हमारी संस्कृति को जानने का अवसर प्रदान करता है, और वैदिक शिक्षा के वैज्ञानिक आधार और योग के साथ संबद्धता को भी ये आपका क्या करता है? स्थापित करता है। अगला आता है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि CPAP यानी कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर डिवाइस जीवन वायु को किस IIT के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया IIT रोपड़ के द्वारा। IIT रोपड़ ने इस बेहतरीन डिवाइस को बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसकी सहायता से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, और वो कंपैटिबल है, जैसे आपकी जो सिलेंडर्स हैं, जो आपकी हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाली ऑक्सीजन है, उस सब के लिए कंपैटिबल भी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक डिवाइस है, जिसे बनाने वाली कौन है? खुशबू राखा जी हैं, इन्होंने इस डिवाइस को बनाया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इतना मैं आपको बताना चाहता था। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, विजय संचारी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो विजय संचारी कन्नड़ फिल्म अभिनेता और नेशनल प्राइज अवार्ड विनर थे। ठीक है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। अब आता है अगला प्रश्न कि IAMAI यानी इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्षता करने के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गए हैं AK सीकरी जी। AK सीकरी जी कौन थे? ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। अगला प्रश्न आता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के फर्स्ट फेज में
खुले में सोच मुक्त अपना केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। तो ये करने वाला कौन है? ये है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को और बेहतर करने की। ठीक है, हैव ए गुड डे।